अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डोमेन 1 हम उसका पार्ट 6 करेंगे अब। और आप लोग को पता है कि डोमेन 1 क्या है, सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ये CISSP का पहला डोमेन है और जो है ये काफ़ी लेंदी डोमेन है ना। हमने पार्ट 5 में पॉइंट नंबर 29 कंप्लीट कर लिया था और अब हम शुरू करेंगे पॉइंट नंबर 30। तो चले इंशाल्लाह ताला शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 30 जो है, डिटरमिन कंप्लायंस एंड अदर रिक्वायरमेंट, है ना। The world of compliance is a legal and regulatory jungle for information technology and cyber security professionals ना। जो वर्ल्ड है कंप्लाइंट का यानी एक्शन का, वो लीगल और रेगुलेटरी जंगल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए ना। Professional, national, state and local government have all passed overlapping laws regulating different components of cyber security in a patchwork manner ना। ये जो है बनाए गए हैं ये कानून, और जो लोग गवर्नमेंट ने जो बनाए हैं कानून, वो कानून एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, यानी एक के बाद एक रेगुलेशंस आ रहे हैं। और है ना, वो बिल्कुल इसी तरह से बन गया है जैसे पैचवर्क मैनर होता है। यानी पैचवर्क मैनर क्या होता है? पैचवर्क का मतलब ये है कि नीडल वर्क होता है ना, जिसमें अलग अलग कपड़ों को एक साथ जोड़ कर सिया जाता है। तो ये जो है बिल्कुल इस तरह से बन गया है कि जो इसका US गवर्नमेंट का जो है जितने भी रेगुलेशंस है वो एक के बाद एक आ रहे हैं और वो पैच वर्क की तरह बनते चले जा रहे हैं ना। फिर आता है नंबर 31, कैटेगरीज ऑफ लॉ ना। तो 3 मेन कैटेगरीज ऑफ लॉ है US लीगल सिस्टम में ना। सबसे पहला जो है क्रिमिनल लॉ, ठीक है, forms the bedrock of the body of laws that preserve the peace and security in the society ना। क्या है कि है ना, क्रिमिनल लॉ क्यों बनता है ना? इसलिए कि मुल्क में, शहर में, कम्युनिटी के अंदर अमन रहे, सेफ रहे। क्रिमिनल लॉज कंटेन प्रोहिबिशन अगेंस्ट एक्ट्स सच एज मर्डर, असॉल्ट्स और रॉबरीज हैं, एंड आर्सन। आर्सन जो होता है वो होता है सेटिंग फायर ना। सेटिंग फायर क्या होता है कि मैंने कैलिफोर्निया में ये देखा है कि है ना, जब गर्मियाँ बहुत बढ़ जाती हैं तो फिर पहाड़ों पर जो ग्रास होती है वो सूख जाती है, या लैंड्स में सूख जाती है ग्रास। तो अक्सर लोग जो है जलती हुई सिगरेट फेंक देते हैं, या कोई जा कर के सेटअप भी कर देता है फायर, तो इसे आर्सन कहा जाता है। और ये बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि कैलिफोर्निया की जो फायर है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल एक्ट है ना। फिर इसके बाद आता है सिविल लॉ। दे प्रोवाइड एन orderly society to settle between individuals and the organization। सिविल लॉ जो होता है वो एक दूसरे के डिस्प्यूट के लिए बनता है ना, चाहे वो कोई इंडिविजुअल में डिस्प्यूट हो या फिर है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट हो, तो ये उसमें सुलह और अमन का काम करता है ना। एग्जाम्पल हैं इसके, जो कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स होते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट्स काटे जाते हैं और फिर बाद में उसके अंदर फ्लॉज निकलना शुरू हो जाते हैं और लड़ना सब शुरू हो जाते हैं। रियल स्टेट ट्रांजैक्शन, यानी घरों के भी ट्रांजैक्शन में अक्सर फ्रॉड हो जाते हैं। और है ना, एम्प्लॉयमेंट में भी बहुत सारे बाज़ लोग डिस्क्रिमिनेशन के भी लॉ सूट्स मारते हैं। तो ये सब सिविल लॉ में आता है ना। सिविल लॉज वर्क इन द सेम मैनर एज क्रिमिनल लॉ ना। यानी लॉ तो दोनों ही बने हुए हैं, क्रिमिनल भी है, सिविल है, लेकिन बस मेजर डिफरेंस इनके अंदर ये है कि वो क्या चीज़ उन पर मतलब इन्फोर्स क्या किया जाता है ना।
क्योंकि क्रिमिनल लॉ लाजमी है कि बहुत ख़तरनाक जराइम उसमें आते हैं। तो फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ना। द executive branch of the US government charges numerous agencies with wide-ranging responsibilities to ensure that the government can function effectively। ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो होता है वो ये होता है कि जो गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट डिफरेंट एजेंसीज को जो उसकी होती हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर मेक श्योर करते हैं कि है ना वो स्मूथ जा रही है, फंक्शन इफेक्टिवली कर रही है, यानी सही फंक्शन कर रही है। क्योंकि अगर ऐसा ना हो ना तो मुल्क का निज़ाम बिगड़ जाए। इट कवर्स टॉपिक सच एंड इमिग्रेशन पॉलिसीज़ होती हैं। अच्छा, फिर उसके 2 पॉइंट है। वी नीड टू नो दोज 2 पॉइंट्स आर अंडरस्टैंड लीगल एंड रेगुलेटरी इश्यूज दैट pertain to information security in a holistic, यानी कंप्लीट वे में, कॉन्सेप्ट में होना, यानी कि तमाम एजेंसीज जो हैं उनको मालूम होना चाहिए, वो अंडरस्टैंड करते हो कि लीगल एंड रेगुलेटरी इश्यूज क्या होते हैं ना, और ओवरऑल यानी होलिस्टिक कंप्लीट ओवरऑल इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यानी ये नहीं होना चाहिए कि एक छोड़ दिया और एक को कर रहे हैं, और एक को अहमियत नहीं दी दूसरे को अहमियत दे रहे हैं ना। और फिर नंबर 2 जो है ना इसका, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का नंबर 2 ये है कि डिटरमिन कंप्लायंस एंड अदर रिक्वायरमेंट्स दैट अप्लाई टू योर ऑर्गेनाइजेशन ना, यानी कि आपने उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को एक्शन में लाना है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई करते हो ना। ठीक है ना। और फिर आता है नंबर 32 कंप्यूटर क्राइम, द कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट जो है CFAA। मैंने पहले भी कहा है कि इसके फ्लैश कार्ड्स बना लीजिएगा ताकि आसानी हो आपको। कभी टेस्ट में कोई सिर्फ एब्रीविएशन आ जाए और आप ये सोच में पड़ जाएं कि भाई इसका क्या मतलब है ना, तो ज़रूर बनाएं इसके फ्लैश कार्ड। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन वर्थ इट है। अच्छा, फिर क्या है कि वॉज द फर्स्ट मेजर पीस ऑफ साइबर क्राइम स्पेसिफिक लेजिस्लेशन इन द यूनाइटेड स्टेट ना, पहला लेजिस्लेटर बना था ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है ना। Congress had earlier enacted computer crime law as a part of Comprehensive Crime Control Act in 1984। कांग्रेस ने पहले क्या किया था कि कंप्यूटर क्राइम को भी ना दूसरे ही क्राइम के साथ ही रखा था ना, यानी उसको बिल्कुल मतलब उसे वही कॉम्प्रिहेंसिव जो हमने ऊपर अभी पढ़ा ना के है ना उसमें रखा था। लेकिन ये जो है ना पहला नया बना था सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड, द कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट ना। फिर कांग्रेस ने रिकॉग्नाइज किया और रियलाइज किया कि कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है ना बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रही है, यानी बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रही है ना। So the amendment changes known as Computer Abuse Amendment Act of 1994. Additional amendments took place in 1996, 2001, 2 and 8 ना, क्योंकि उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि ये जो है ना अब बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और इसे अहमियत देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। फिर आता है नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1996 ना। फिर ये जो ब्रॉडन किया गया, उसे फैलाया गया, बड़ा किया गया, जो ये CFAA है ना, जो कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट को बढ़ाया गया टू कवर कंप्यूटर सिस्टम यूज इंटरनेशनल एंड इंटरस्टेट, यानी उनको बढ़ा कर है ना इंटरनेशनल लेवल पे भी लेकर आए और इंटरस्टेट के लिए भी उन्होंने उसको बढ़ाया ना।
और फिर जो आता है दूसरा पॉइंट इसका ये आता है कि एक्सटेंड सिमिलर प्रोटेक्शन टू नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर other than computer systems such as railroad, gas pipeline, electric power grids and telecommunications सर्किट्स। फिर एक्सटेंड किया प्रोटेक्शन जो है ना उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, सब जगह रेल रोड्स है, गैस पाइपलाइंस हैं, ये सारी चीज़ों में उन्होंने किया ना। फिर तीसरा पॉइंट इसका ये आता है कि है ना ट्रीटिंग एनी इंटेंशनल एक्ट दैट कॉजेज डैमेज इज अ फेलनी ना। कोई भी ऐसा एक्शन जो इंटेंशनली किया गया हो ना और जिसने नुकसान पैदा किया हो या नुकसान को लाया हो, वो एक जुर्म है। फिर आता है पॉइंट नंबर 33, फेडरल सेंटेंसिंग गाइडलाइन 1991 ना। इसके पॉइंट्स कुछ यूं हैं: प्रूडेंट पर्सन रूल which require senior executives to take personal responsibility for ensuring due care ना। प्रूडेंट मतलब ये होता है कि जो केयर करता हो, है ना, यानी ये एक रूल बनाया गया कि भाई केयर पर्सन का ये रूल है जो केयर करता है जो रिक्वायर करता है कि जो सीनियर मैनेजमेंट है, फिर वही सीनियर एग्जीक्यूटिव्स आ गए हैं, टू टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंश्योर करें कि ड्यू केयर जो है ना वो हो रहा है। यानी ड्यू केयर वही है, इम्प्लीमेंटेशन जो है कानून की, रेगुलेशंस की, और हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से टेक केयर करना है, कोई चीज़ को भी निगलेक्ट नहीं करना है, कोई चीज़ को भी अवॉइड नहीं करना है। ठीक है, और हम ड्यू केयर जो है पार्ट नंबर 5 में पढ़ चुके हैं। फिर आता है जो दूसरा इसका पॉइंट है, अलाउड द ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्जीक्यूटिव्स टू मिनिमाइज पनिशमेंट बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट दे यूज ड्यू डिलिजेंस ना। अब जो है ना ये सेंटेंसिंग है ना, यानी सज़ा जो दी जाती है जेलों की, इसमें है ना गवर्नमेंट ने जो है अलाउ किया है ऑर्गेनाइजेशंस को ना कि है ना वो मिनिमाइज कर सकते हैं पनिशमेंट, अगर उनको इसका सबूत मिल जाए कि जुर्म करने वाला या गलती करने वाला जो है उसने पूरा ड्यू डिलिजेंस का ख्याल रखा था, यानी कि उसने सारी रिसर्च भी थी उसमें, उसके अंदर है ना पहले से हर चीज़ को इवेल्यूएट किया था उसने, डॉक्यूमेंटेशंस जो हैं वो सही रिव्यू किए थे, तो अलाउ करता है यूएस गवर्नमेंट, ये जो लॉ है अलाउ करता है कि मिनिमाइज की जा सकती है पनिशमेंट ना। और फिर थर्ड पॉइंट ये है कि आउटलाइन 3 बर्डन्स ऑफ प्रूफ फॉर नेग्लिजेंस ना, यानी 3 प्रूफ चाहिए कि भाई ऐसा जो ख़राब हुआ तो क्यों हुआ, ये गलती हुई तो क्यों हुई। फर्स्ट ये है कि पर्सन जिसको ये कहा जा रहा है, जिस पर ये इल्ज़ाम है कि उसने है ना नेग्लिजेंस की है, यानी कि गफलत की है, गलती की है, मस्ट हैव अ लीगली रिकॉग्नाइज ऑब्लिगेशन, उसे प्रूफ देना है कि वो गलती उससे क्यों हुई है। और सेकंड ये है कि द पर्सन मस्ट हैव फेल टू कंप्लाई विद रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड्स ना। पर्सन जो है वो जो है रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड जो हैं उनमें क्यों फेल हो गया, क्या उसे नहीं पता थे ये। और थर्ड, देयर मस्ट बी अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस एंड सब्सिक्वेंट डैमेज ना। फिर उसे ये भी बताना है कि भाई ये नेग्लिजेंस हुई और ये जो डैमेज हुआ इसका आपस में क्या ताल्लुक था, कैसे हुआ ये डैमेज, किस नेग्लिजेंस पे हुआ ये डैमेज, गलती इंटेंशनली थी कि अनइंटेंशनली थी, उसको ये प्रूफ देने होते हैं। फिर आता है 34, ठीक है, 34 जो है वो जो है पास हुआ है 2002 में, और इसका है नाम फेडरल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट एक्ट, फिस्मा।
तो requires that federal agencies implement an information security program that covers the agency operation ना। तो ये जो फिस्मा को जो है ना डेवलप जो रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द फिस्मा वो है NIST ना। ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। ये NIST है, मुझे ऐसा लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है और आप जो है इसके ऊपर ज़रा ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस टेस्ट में इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस देखे हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबल है फिस्मा को इम्प्लीमेंट करने के लिए ना। और फिस्मा में बता चुकी हूँ, फेडरल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट एक्ट है ना, ठीक है। और इसके पॉइंट्स ये हैं कि भाई फिस्मा का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो। पीरियाडिक असेसमेंट ऑफ रिस्क ना, पीरियाडिक टाइम टू टाइम उसका असेसमेंट करना है रिस्क का, इंक्लूडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ हार्म दैट कुड रिजल्ट फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस ना। और ये भी बहुत देखना ज़रूरी है कि जो नुकसान का मैग्नीट्यूड क्या होगा। जैसे ज़लज़ले का भी मैग्नीट्यूड हमको बताते हैं ना कि ये 3.5 था या ये 5.6 था, तो ये उसकी शिद्दत बताते हैं। तो नुकसान की शिद्दत क्या थी, और है ना जो भी नुकसान हुआ है अनऑथराइज्ड पर्सन से ना, अनऑथराइज्ड एक्सेस से। अच्छा, फिर दूसरा पॉइंट है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट। सारे पॉलिसीज और प्रोसीजर्स जो हैं उन पर रिस्क असेसमेंट होना चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिवली रिड्यूसिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल and ensuring that information security is addressed throughout the life cycle of each organizational information system। वो पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर जो हैं वो उनका रिस्क असेसमेंट होना चाहिए, और फिर जो है ना कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि सारा पैसा बस रिस्क असेसमेंट में ही लगा दिया है। बजट बहुत ज़रूरी होता है, घरों के लिए भी और कंपनियों के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी। और है ना उसमें यह है कि ये थ्रू आउट लाइफ साइकिल चलना चाहिए। ये नहीं है कि बस कर करा के रख दिया तो अब काम ख़त्म हुआ, नहीं, ये थ्रू आउट लाइफ साइकिल होना चाहिए, ये कभी भी रुकना नहीं चाहिए ना। अच्छा, फिर पॉइंट आता है सब ऑर्डिनेट, जो कि जिसका मतलब है लेस इम्पॉर्टेंट। Plans for providing adequate information security for networks, facilities, information system or group of information system as appropriate ना। यानी कि जितना भी लेस इम्पॉर्टेंट है उसकी भी सिक्योरिटी होनी चाहिए, और जैसे जैसे अप्रोप्रिएट लगे ना, जैसे जैसे मुनासिब लगे। Security awareness training to inform personnel including contractors to support the assets of the organization ना। सिक्योरिटी अवेयरनेस की जो ट्रेनिंग है वो एम्प्लॉयज़ को भी देनी है और कॉन्ट्रैक्टर्स को भी देनी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स जो एजेंसीज हायर करती हैं वो मतलब जो गवर्नमेंट एजेंसीज हायर करती हैं उनको भी मिलनी चाहिए और एम्प्लॉयज़ को भी मिलनी चाहिए। और देखें फिर वही बात आ गई कि एसेट्स जो है ना उसको सपोर्ट करना है और उसको प्रोटेक्ट करना है। पीरियाडिक, फिर आता है पॉइंट पीरियाडिक टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज। वही बात आ गई प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस एंड सिक्योरिटी कंट्रोल, बट नो लेस देन एन्यूअली ना। यानी कि टाइम टू टाइम करना है, टेस्टिंग भी करनी है, इवैल्यूएशंस भी करने हैं, लेकिन साल में एक मरतबा ना, बार बार साल में बार बार नहीं करना है, क्योंकि फिर वो बड़ा वो हो जाता है, पैसा बहुत लगता है। प्रोसेस फॉर प्लानिंग इम्प्लीमेंटिंग, फिर पॉइंट है ये कि अ प्रोसेस ऑफ फॉर प्लानिंग इम्प्लीमेंटिंग इवैल्यूएटिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग रिमीडियल, हाँ मैं आई थिंक मैंने सही प्रोनाउंस किया है ना, रिमीडियल एक्शन टू एड्रेस, ठीक है ना। अच्छा, जो प्रोसेस है प्लानिंग का सब चीज़ों का वो भी होना चाहिए। मैं आपको इसका
रेमेडियल एक्शंस का मतलब बताती हूँ, ये मैंने नीचे ही लिखा है। फिर आता है पॉइंट, प्रोसीजर फॉर डिटेक्टिंग, रिपोर्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू सिक्योरिटी इंसिडेंट ना। प्रोसीजर भी ये चलना चाहिए भी, डिटेक्ट भी करो, रिपोर्ट भी करो, रिस्पॉन्स भी करो हर सिक्योरिटी इंसिडेंट के ऊपर। और फिर आता है प्लान्स एंड प्रोसीजर टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन फॉर इंफॉर्मेशन, यानी कारवां चलता रहना चाहिए। प्लान्स एंड प्रोसीजर जो है इंश्योर करें कि हर चीज़ कंटिन्यूटी है उसके अंदर और ऑपरेशंस चल रहे हैं ना। अच्छा, फिर ये जो है व्हाट आर रेमेडियल एक्शन। तो जो रेमेडियल एक्शन है, इट इज़ अ चेंज मेड टू अ नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट और सर्विस टू एड्रेस द डेफिशिएंसी, यानी कि उसमें जो कमी बेशी है नॉन कन्फर्मेशन प्रोडक्ट्स में है जो है ना, उसको एड्रेस करता है। जैसे कि रीवर्क करना किसी चीज़ के ऊपर या रिपेयर करना, ठीक है, ये भी पार्ट ऑफ रेमेडियल एक्शन है ना। आई होप मैंने ये लफ्ज़ सही प्रोनाउंस किया हो। चलें, अब जो है मैं इसके ऊपर फिनिश करती हूँ अपना पार्ट 6। इंशाल्लाह ताला हम पार्ट 7 को पॉइंट नंबर 35 से शुरू करेंगे। इतने लंबे लेक्चर सुनने का शुक्रिया। बाज़ चीज़ों को एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।